कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड को तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हुए देखते हैं, जिससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उस पर हमला करते हुए उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण हमारी धरती पर आकर गिरने लगे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, इन सभी के डीएनए में एक बड़ा बदलाव आने लगा और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। युद्ध में मिलिट्री की सभी गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी की लगभग 95% आबादी खत्म हो चुकी थी और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। अब कहानी की शुरुआत में हम जोल को देखते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था, पर तभी अचानक आसमान से उस एस्टेरॉयड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े कीड़े को देखते हैं जिसने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागते हैं और वे देखते हैं कि सभी लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एमी और जोल को भी अलग अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमी से कहा कि वे उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त रास्ते में जोल का परिवार इन सभी जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से जैसे तैसे निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में जोल की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी जोल को वहां से भागना पड़ा और वो जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया, जिसमें उसके माँ बापों की जान चली गई। अपने माँ बापों को अपने आंखों के सामने मरता देख जोल सुन रह गया। आसपास के लोगों ने जोल को पकड़कर वहां से ले जाने के लिए एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन जोल इस हादसे से उभर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं और जोल अब उन्हीं लोगों के साथ रहता है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय जोल के, जो अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया है और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था और तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वे इन जीवों को देखता तो सुन रह जाता था, कुछ भी कर नहीं पाता था। उसकी इस घबराहट के चलते उसे कभी बाहर नहीं भेजा गया, जो बंकर्स के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता और पिछले 7 सालों से वे अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। तभी एक दिन उसके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस आई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जोल भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने जोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग थर्मल कैमरा पर ये लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोल से रहा नहीं गया। जोल उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे एक बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर जोल का डर उस पर हावी हो गया और जोल अपनी जगह पर जम गया। जब ये विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा हुआ था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल किसी से रेडियो पर बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल से हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 7 साल पहले जब वो अलग हुए थे तब से मिल नहीं पाए। एमी को खोजने के लिए जोल ने काफी सारे स्टेशन पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वे दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और वह सारी जिंदगी इस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी यहाँ से पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर एक बीच के ऊपर बनी हुई है। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान भी हो तो भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जोल ने मन बना लिया था कि या तो वे एमी से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। जोल को कुछ हद तक ये भी लगता था कि वे इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने लायक नहीं है, वे यहाँ सिर्फ एक बोझ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया था ताकि वे एमी के पास पहुंच सके। अब जोल इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वे पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहां के तालाब में पहले से ही एक बड़ा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से जोल पर हमला किया, तभी किसी ने जोल को जोर से धक्का दिया और वहां से हटा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ पूरी तरह से छूट गई और जल्दी से जोल और वे कुत्ता दोनों वहां से भाग निकले। जल्द ही ये कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है जहाँ वो अपनी मालकिन के साथ रहता है। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया, जिससे जोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहां पड़ी एक रेड ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वह ड्रेस जोल से छीन ली, क्योंकि वे बॉय की मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी।
जॉल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही जॉल जाने लगा, बॉय भी वह रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जॉल ने वो रेड ड्रेस लेकर अपने बैग में रखी और बॉय को वहां से साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में जॉल को एक पौधे के ऊपर कुछ फल लगे हुए दिखाई दिए। जॉल को बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन जैसे ही वे इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वे चाहता हो कि जॉल ये फल ना खाए। जॉल समझ गया कि शायद ये फल जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जॉल अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते जॉल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थीं, यानी वो इस चीज का पहला शिकार नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़े ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन एंड वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड, और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनाइड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने जॉल से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। जॉल ने उस आदमी को बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक कुत्ता भी है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी जा रहा हूँ। क्लाइड ने जॉल को बताया कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ हैं, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है और अगर जॉल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनो जॉल को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन जॉल का निशाना बेहद खराब था। मीनू ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इस खतरनाक जीवों ने एक झुंड में उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला किया तो मीनू के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लाइड और मीनू एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं, जहां वे जिंदगी आराम से जी सके। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जोर से कहा कि वे इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए वे अब तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर, जल्द ही वे लोग वहां से निकल गए। दरअसल मीनू और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत बड़ा स्नेल दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल हिलना मत, लेकिन जोल तो पहले से ही घबराया हुआ था। क्लाइड ने धीरे से जोल को टी शर्ट उतारने को कहा और ये टी शर्ट उसने स्नेल पर रख दी और स्नेल भी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये स्नेल जहां भी जाएगा जोल की खुशबू को फैलाता रहेगा, जिससे वे जीव जो उनके पीछे पड़ा है वे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर जोल ने पूछा कि स्नेल ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मीनू ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वे लोग अब उस जगह पर रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वे आराम करने लगे क्लाइड ने उन्हें उठा दिया, क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और यहाँ रुकना उनके लिए अब खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनू ने दोबारा से जोल को तीर चलाने की ट्रेनिंग दी। मीनू ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ, और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनू ये देखकर बेहद खुश हो गई और जोल को अपने गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनू को अब जोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनू ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया, ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। ये सैंड गॉबलर जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज़ को बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज़ आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। अब 5 दिन बाद वह जगह आ गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम भी हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनू बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनू ने आखिरी बार जोल को गले लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े थे। अब जोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले ही तय करनी है, लेकिन ये सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक जगह पहुँचे जहाँ बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वे आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे बॉय एक पैडल बोट के नीचे छुप गया। जॉल बॉय को बाहर निकलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी जॉल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकल आते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटीपेड था। जॉल ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन ये जीव जॉल के बहुत पास आ गया। वो अपनी पूंछ से जॉल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से डर गया और अपनी पूंछ से जॉल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वहीं जॉल की आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाप को खोने का वह दृश्य चलने लगा, लेकिन इस बार वो जमा नहीं। वह अपने डर पर काबू पाते हुए उठ खड़ा हुआ और क्रॉसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। ये तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वह गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वह तेजी से सीधा जॉल की तरफ आया, लेकिन ठीक उसी वक्त जॉल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर में जा लगा। जॉल के इस हमले से वह एक ही बार में ढेर हो गया।
जॉल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उसने वास्तव में इतने बड़े जीव को मार दिया था। और तभी बॉय भागता हुआ जॉल के पास आता है और जॉल उसे अपने गले लगा लेता है। जॉल अपने माँ बाप को चाहे न बचा पाया हो, लेकिन उसने आज अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान बचा ली और इस बात से वे बेहद खुश था। अब अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगता है। जॉल समझ गया कि यहाँ पास में कोई खतरा हो सकता है। तभी जॉल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा जिसका एक पंख बाहर था और वो समझ गया कि सैंड गॉबलर्स की रानी है। जॉल ने जान बचाने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंका ताकि रानी की उसकी आवाज से उस ओर चली जाए, और जैसे ही वे खिलौना जमीन पर गिरा वे रानी जमीन फाड़कर वहां से बाहर निकल आई। जॉल बिना वक्त बर्बाद किए वहां से भागता है और रानी भी उसके पीछे पीछे भागती है। भागते हुए अचानक जॉल जमीन पर गिर जाता है। जॉल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तले में छुप जाता है। जॉल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो वे रानी वहां से जाने लगी। लेकिन तभी जॉल के बैग से बॉय की मालकिन का रेड ड्रेस नदी में गिर जाता है और ये देखते ही बॉय अपनी जान की परवाह न करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागता है। जॉल ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बॉय नहीं रुका। अब कौन दोबारा से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। बॉय को बचाने के लिए जॉल अपने बैग की तरफ भागता है और वह ग्रेनेड निकालता है जो उसे क्लाइड ने दिया था। पिन निकालकर जॉल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जॉल जैसे ही ग्रेनेड उठाने गया, क्वीन ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन जॉल ने ग्रेनेड को जल्दी में हड़बड़ाहट में क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले में क्वीन के चिथड़े उड़ गए। जॉल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जॉल पानी से बाहर निकला, उसे देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपके हुए हैं। घबराकर जॉल ने इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। इस पूरी घटना के लिए जॉल बॉय को जिम्मेदार मानता है और वे उसको डांटने लगता है कि इस घटिया सी ड्रेस के लिए आज हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो जाता है और जॉल को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। जल्द ही जॉल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगता है और जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगता है और अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। इस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी उसे वे पौधा दिखाई दिया जो जहर को काट सकता था। जॉल ने जल्दी से वे पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए जॉल एक जगह पर टिककर बैठ गया। जिसके बाद अचानक से जॉल को वहां एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर जॉल ने उसे देखते ही किस कर लिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि अब वो एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर वे बहुत खुश था। एमी ने उसे आराम करने को कहा। जॉल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा किस करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं इस बूढ़े आदमी को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वह हम सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है। जॉल को ये बातें कुछ अजीब सी लगी। जब जॉल अपने कमरे से बाहर आया तो वो कॉलोनी की सुंदरता देखकर हैरान था और साथ ही साथ बाहर आने पर उसने एमी की कॉलोनी में एक बीच भी देखा। एमी की कॉलोनी एक समुद्री बीच पर होने की वजह से उन खतरनाक जीवों का आतंक यहाँ पर नहीं था और ये स्थान उन लोगों के लिए सुरक्षित था जहाँ वो अपनी जिंदगी काट रहे थे। जॉल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आती है और तभी कैप्टन और उसके कुछ साथी वहाँ पर आ जाते हैं और एमी उन दोनों का परिचय कराती है और उसे बताती है कि जॉल यहाँ पर 7 दिन का सफर तय करके पहुंचा है। कैप्टन इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने बताया कि पहले वो आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर उन खतरनाक जीवों का आतंक न हो और ये लोग अपनी जिंदगी आराम से काट सकें। जब जॉल और एमी को अकेले बात करने का मौका मिला तो जॉल ने उससे पूछा कि मैं 140 किलोमीटर दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तब एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को भी खो दिया है और यहाँ तक कि उसने उस शख्स को भी खो दिया है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये सुनकर जॉल बहुत ज्यादा हैरान हुआ, मानो उसकी तो दुनिया ही हिल गई हो। अब जॉल को एहसास हुआ कि उसे यहाँ आने से पहले एमी से पूछना चाहिए था कि वो मुझसे मिलना भी चाहती है या नहीं, या वो मुझसे प्यार भी करती है या नहीं। लेकिन एमी ने कहा कि ये उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जॉल को पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि अब वो किसी और से प्यार करती है, जॉल से नहीं। लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। अब हम कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर उन जीवों से छुटकारा पा लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी हम हमेशा के लिए दोस्त तो रह ही सकते हैं। जॉल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद जॉल ने रेडियो पर अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम बात नहीं हो पाई। तभी एक बूढ़ा आदमी जॉल के पास आता है और उसे कुछ फल और बियर खाने के लिए देता है, जो कि कैप्टन की तरफ से उन लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दिया गया तोहफा था। अब जॉल वे मैप खोलकर देखता है जो उसके दोस्तों ने उसको बनाकर दिया था। इस मैप के पीछे उन लोगों ने जॉल के लिए कुछ मैसेजेस लिखे थे जिन्हें पढ़कर वे बहुत भावुक हो जाता है और उसे समझ में आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते थे और वो एक लड़की जिससे वो 7 साल से नहीं मिला था उसके चक्कर में उससे मिलने के लिए उन सब लोगों को छोड़कर आ गया। तभी रेडियो पर जॉल की कॉलोनी का एक मैसेज आता है। वे सब जॉल की आवाज़ सुनकर बेहद खुश हुए कि जॉल इतनी दूर कैसे पहुंच गया। जॉल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं उनको बताईं, जिनसे वे सब बहुत हैरान थे कि जॉल ने ये सब अकेले कैसे कर लिया। जॉल ने उनसे पूछा कि वे सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जॉल के जाने के बाद वहाँ काफ़ी बार हमला हुआ और वे कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट जाता है और जॉल की बात होना बंद हो जाती है। अब जॉल ने फैसला कर लिया कि वे वापस अपने दोस्तों के पास जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा।
तभी अचानक जॉल की नज़र उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे खाने के लिए दिए गए थे। उन्हें देखकर जॉल को कुछ याद आने लगा और जॉल ने अपनी किताब खोलकर देखी तो उसे पता चला कि ये तो वही फ्रूट्स हैं जो बॉय ने उसे खाने के लिए मना किया था, क्योंकि इन फ्रूट्स में जहर है। ये देखते ही जॉल एमी के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जॉल ने एमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी अचानक डायना ने जॉल पर पीछे से हमला करके उसको बेहोश कर दिया। जब जॉल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए हैं। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, वे अलग अलग कॉलोनीज़ में जाकर वहाँ के लोगों को खाना पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज़ को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पाल रखा था जो उनके जहाज़ को खींचता रहे, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज़ को लूटते हैं उन लोगों को केकड़े का खाना बनाते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से निकल के उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग ये देखकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमी ने पूरी ताकत से अपने हाथों को खोल लिया और आज जॉल को भी छुड़ा लिया। एमी ने कहा कि मैं इन लोगों से निपटती हूँ, तुम इस केकड़े को संभालो। अब एमी उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वे दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। जॉल ने पास पड़ी हुई रॉड उठाई और केकड़े की तरफ भागा। वो केकड़ा जैसे ही जॉल पर कूदा, जॉल ने अपनी रॉड से उसको मारकर उल्टा कर दिया। उल्टा गिरने की वजह से वो केकड़ा अब उठ नहीं पाया। जैसे ही जॉल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को एक ज़ोरदार बिजली का झटका दिया, जिसके बाद वे केकड़ा झट से उठ खड़ा हुआ और फिर से जॉल पर हमला कर दिया। अब एमी को होश आया और उसने देखा कि डायना उसके सामने खड़ी है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और डायना एमी को आसानी से हरा देती है। इधर वे केकड़ा जॉल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। अचानक बॉय वहाँ आ जाता है और वे केकड़े और जॉल के बीच में खड़ा हो जाता है। कैप्टन ने डायना से कहा कि तुम इस कुत्ते को मार डालो। जैसे ही डायना ने अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगती है, एमी ने उसके हाथ पर एक ज़ोरदार वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया। वह ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा, जिससे इस केकड़े को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमी को ज़ोरदार झटका मारा, जिससे एमी बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वह केकड़ा भी बहुत गुस्से में आ गया था और वह कैप्टन को ही मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे एक शॉक दिया और वह केकड़ा फिर से जॉल की तरफ जा मुड़ा। उधर जॉल ने बॉय को एमी के पास जाने को कहा। बॉय ने किसी तरह से एमी को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वो तीनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं और वो केकड़ा अब जॉल के ऊपर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। तभी एमी को होश आया और उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस केकड़े ने जॉल के ऊपर हमला कर दिया और जॉल ने भी उस पर हमला करने के लिए एमी से वो गन मांगी। जॉल ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा। जॉल को अचानक मीनू की बात याद आई कि किसी भी जीव की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि वो बुरा है या नहीं। इस जीव की आंखों में जॉल को सिर्फ दर्द दिखाई दिया, जो उस चैन से हो रहा था, जिसकी मदद से उसे बार बार शॉक दिया जा रहा था। जॉल ने इस चैन की तरफ निशाना लगाया और उस केकड़े को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद केकड़े ने जॉल के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। जैसे ही जॉल नीचे गिरा, एमी उसके पास आई। तभी वह केकड़ा भी जॉल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया मानो वो दादी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हो, और फिर वो कैप्टन के जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज़ पर पहुंच चुका था और उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निकल गया और साथ ही उनके जहाज़ को भी तबाह कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जॉल अब अपनी कॉलोनी में वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जॉल ने जिस बहादुरी से एमी और उसकी पूरी कॉलोनी की जान बचाई थी, ये देखने के बाद एमी दोबारा से जॉल को पसंद करने लगती है और उसे रोकने के लिए कहती है। लेकिन जॉल ने कहा कि मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। जॉल ने एमी को इन जीवों से लड़ने के लिए अपनी लिखी हुई किताब दी, जिसके अंदर उसने इन सब जीवों की कमज़ोरियाँ लिखी हुई हैं। जॉल ने एमी को शुक्रिया भी कहा, क्योंकि उसी के कारण जॉल यहाँ तक आया था और इस सफ़र ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अब जॉल के जाने का वक्त हो चुका था और जाते हुए जॉल ने हिम्मत करके एमी को किस कर ही दिया, जिसके बाद एमी ने कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफ़र तय कर ही लिया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं खुद आऊँगी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से एमी का दूसरा चांस बनता है या नहीं, और हमारी ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।